हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने डेंगू के बारे में पिछली 5 वीडियो में मुकम्मल उसका जायज़ा दिया था, लेकिन चूंकि आजकल ये वबा पूरी अरूज पे है और मैं दोबारा से ये चाहूँगा कि जितनी भी डेंगू के बारे में मालूमात हैं, उसको एक वीडियो में मैं बना के पेश करूँ, जिसमें पूरी मालूमात होगी कि ये डेंगू बुखार होता क्या है, इसका सबब क्या है, किस वेक्टर यानी किस मच्छर की वजह से फैलता है, इससे बचाव के लिए हम क्या-क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और जब खुदा न खास्ता हो जाए तो क्या मालूमात अपीयर होती हैं, क्या इलामात अपीयर होती हैं और इसका इलाज क्या है, इसको तशखीस के लिए टेस्ट कौन से किए जाने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है या सबसे अहम बात ये है कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। जो हमें नहीं करना, उसकी ना करने की सबसे अहम वजह ये है कि वो करने से बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तो ये एक वीडियो थोड़ी होगी लंबी, लेकिन इसमें पूरी मालूमात होगी डेंगू के बारे में और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ये वबा पूरे अरूज पे है और हमें इससे हर मुमकिन बचना है, क्योंकि ये एक जानलेवा मर्ज की सूरत इख्तियार कर चुका है। चलें, चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और इसको देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि डेंगू कौन सा वायरस है, किस मच्छर से फैलता है और कैसे इसके असबाब पैदा होते हैं। तो डेंगू बुखार बुनियादी तौर पे एक ऐसा बुखार है जिसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी हड्डियां तोड़ने वाला बुखार। इतनी शदीद दर्दें होती हैं कि जैसे हड्डियां टूट रही, और ये एक मखसूस मच्छर के काटने से पैदा होता है, यानी मच्छर सबब बनता है इन्फेक्शन फैलाने का। और उसके बाद ये रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होती है, यानी यूं ही वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है, बड़ी तेजी से जिस्म के अंदर ये परवरिश पाता है और फिर ये इन्फेक्शन के फैलने का सबब बनता है। ये वायरस की शक्ल है और ये दाईं तरफ उसके मच्छर जो इसका सबब बनता है वो नजर आ रहा है। तो ये तेजी से फैलने वाली वायरल इन्फेक्शन मच्छर की वजह से इंसान से पहले मच्छर में दाखिल होती है और फिर मच्छर से अगले इंसान की तरफ मुंतकिल होती है, यानी ये ट्रांसमिट होती है मच्छर के काटने से। और सबसे आम ये कि ये एक मखसूस मच्छर है, ये हर मच्छर के काटने से पैदा नहीं होती, ये एक मखसूस मच्छर है। और ये मखसूस मच्छर एडिस इजिप्टाई, ये उसका नाम है, एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो कहलाता है। और ना सिर्फ ये डेंगू वायरस फैलाने का सबब बनता है, बल्कि चिकनगोनिया, येलो फीवर और जिका वायरस, यानी ये 3 और खतरनाक किस्म के वायरस के फैलाने का सबब बनता है। और सबसे अहम बात कि फीमेल मॉस्किटो यानी एडिस इजिप्टाई की मादा मच्छर के काटने से, यानी मादा मच्छर ही इसके फैलाने का सबब बनती है और उसी के काटने से ये आगे फैलता है। और निशानी इसकी ये है कि इस मच्छर के जिस्म पर काले और सफेद धब्बे होते हैं। ये जैसे आपको नजर आ रहा है दोनों तस्वीरों में, इसके जिस्म के ऊपर काले और सफेद धब्बे होते हैं और इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो यानी टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इस ब्लैक एंड वाइट जो उसके स्पॉट्स हैं उसकी वजह से टाइगर मच्छर भी इसको कहा जाता है। ये देखें, इसके ब्लैक और वाइट स्पॉट बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। पहली दफा 1950 की दिहाई में सुवियर डेंगू इन 1950s,
यानी शदीद डेंगू की जब वबा पहली दफा 1950 की दहाई में पहली दफा फैली थी। और जिस वायरस से डेंगू फैलता है उस वायरस का नाम है फ्लेविवेरिडी। फ्लेविवेरिडी, तो ये वो फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी फैलती है। ये इस वायरस की दाईं तरफ शक्ल है और ये मच्छर इसके सबब बनता है इसको फैलाने का। सो डेंगू वायरस की एक मखसूस फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये बुनियादी तौर पे 4 किस्म का होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, 3 एंड 4। तो ये इसकी डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं, मेन किस्में हैं जो कि डेंगू बीमारी का बायस बनती है। अच्छा, रिकवर होने के बाद यानी आफ्टर रिकवरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज डेवलप्ड अगेंस्ट दैट स्टीरियोटाइप। यानी मतलब ये है कि उस मखसूस मच्छर की बीमारी में मुब्तला होने के बाद जब मरीज सेहतयाब हो जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए उसको इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हाँ, ये सबसे आम है कि सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय अदर स्टीरियोटाइप इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डेंगू। यानी एक तरफ तो सेहतयाब होने के बाद मखसूस वायरस के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़त बनती है वो ताहयात रहती है, और दूसरी तरफ अगर ये वायरस की दूसरी किस्म के खिलाफ ये एंटीबॉडीज काम नहीं करती और जब दूसरी दफा डेंगू किसी दूसरी किस्म के साथ, यानी क्योंकि किस्में 4 हैं, डेंगू 1, 2, 3, किसी दूसरी किस्म के साथ होता है तो उसके नताइज फिर इंतहाई खतरनाक होते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका हो उनको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और उनको ज्यादा अपनी प्रिकॉशन करनी चाहिए कि वो दोबारा ना इसमें मुब्तला हों, क्योंकि उसके बड़े बैड इफेक्ट्स, बुरे असरात नमूदार होते हैं। ये जो डेंगू वायरस है ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिट कैसे होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड ट्रेवलर यानी ऐसा बंदा जिसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाए। यानी एक तरफ तो मच्छर इसके फैलाने का सबब बनता है कि जब एक इंसान से दूसरे इंसान को काटे, लेकिन जब एक एरिया से या एक शहर से जब दूसरे शहर में मुंतकिल होता है तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वायरस ज़दा इंसान एक जगह से दूसरे शहर में शिफ्ट होता है, मुंतकिल होता है, तो ये वायरस उसके साथ चला जाता है और उस एरिया में भी फैलाने का सबब बन जाता है। अब ये मच्छर इट ब्रीड्स इन क्लीन वाटर, यानी ये साफ खड़े पानी का मच्छर है। यानी जहां भी स्टेगनेंट वाटर होगा, आपके घर के इर्द गिर्द किसी भी जगह में खड़ा साफ पानी, उसमें ये मच्छर अंडे देता है और उसमें फिर लार्वा बनते हैं जो कि फिर बाद में एडल्ट मच्छर बन जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा, आपके घर के इर्द गिर्द टायर हैं, गमले हैं, छोटे मोटे बर्तन, बारिश का पानी या वैसे पानी उनमें है, तो ये उनके लिए बेहतरीन अमाजगाह है जिसमें वो एग्स देते हैं, लार्वा बनते हैं और फिर मच्छर बनते हैं। गमले, टायर, बाल्टियां, ये कॉमन सबब है कि बारिश हो गई, गमलों में पानी इकट्ठा हो गया, टायरों में पानी इकट्ठा हो गया, बाल्टियों में पानी इकट्ठा हो गया या किसी भी पॉट में, तो उसमें ये फिर स्टेगनेंट पानी में अंडे देते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने तलफ करना है या ज़ाय करना है या उनमें पानी खड़ा नहीं होने देना, ये उसका मेन सबब है। और दूसरी चीज़, ये ठंडी और अंधेरे वाली जगह में छुपते हैं, यानी ये बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, ठंडी और अंधेरे वाली जगह। तो इन जगहों को हमने पर्टिकुलरली लुक आफ्टर करना है, वहां पे स्प्रे करना है ताकि वहां से ये मच्छर छुपे नहीं। और ये डे टाइम बाइटर है। दिस इज अ डे टाइम बाइटर, मीन कि ये दिन की रोशनी में काटने वाला मच्छर है। दूसरा मच्छर रात को जब सोते हैं तो उस वक्त घूं घूं करता आपके कान के इर्द गिर्द आ जाता है, तो ये रात को नहीं आता, ये दिन के काटने वाला मच्छर है। और 2 to 3 आवर्स आफ्टर सनराइज, यानी 2 से 3 घंटे सूरज निकलने के बाद, और 2 to 3 आवर्स बिफोर सनसेट, यानी 2 से 3 घंटे सूरज गुरूब होने से पहले।
तो ये 2-3 घंटे सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले ये इसका पीक टाइम है जिसमें ये बाइट करते हैं। और ट्रांसमिशन साइकिल यानी ये कैसे मुंतकिल होता है, ट्रांसमिशन साइकिल ये है, फैलाव का सबब ये होता है कि ये इंसान से मच्छर में, ह्यूमन टू मॉस्किटो और मॉस्किटो टू ह्यूमन, यानी इंसान से मच्छर और मच्छर से इंसान, तो ये इसका फैलाव का एक साइकिल है। और इस लेक्चर में हम डेंगू प्रिवेंशन टिप्स के ऊपर बात करेंगे, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मच्छर को अफजाई से रोकना और मच्छर को काटने से रोकना, ये दो अहम इक़दामात हैं जो कि हिफाजती तदाबीर के तौर पर इख्तियार किए जाते हैं। अब डेंगू फीवर, वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियाती इक़दामात या हिफाजत क्यों इलाज से बेहतर है, एहतियात क्यों इलाज से बेहतर है। तो बचाव इलाज से ही बेहतर है मच्छर के लिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा सूरत इख्तियार कर सकती है, तो इसलिए इससे बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी कौन से हिफाजती इक़दामात हैं जिनको इख्तियार करके हम इससे महफूज रह सकते हैं। तो ये जनरल एक लेआउट है, इसके बारे में हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि पानी ना खड़ा होने दें, अद्वियात का स्प्रे करें, सीवरेज अगर ब्लॉक है उसको खोलें, और पॉट्स हैं, छोटे छोटे बर्तन जिनमें पानी इकट्ठा होता है, इनको डिस्पोज ऑफ करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, जालीदार खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए, और कपड़ों का मुकम्मल इस्तेमाल, यानी आपके बाजू आस्तीन पूरे हों, जराबें पहनी हों, ताकि आपके हाथ पाँव इससे महफूज रहें जो ओपन हैं। बाकी फेस के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट या दूसरी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। अब ये सबसे अहम है कि देयर इज नो वैक्सीन ऑफ डेंगू। हर पेशेंट पूछते हैं, हर बंदा पूछता है कि डेंगू की वो वैक्सीन नहीं आई, तो ये समझ लें कि डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। अब हमारी हिफाजती इक़दामात का फोकस, सबसे अहम फोकस कहाँ पे होगा? नंबर 1, मच्छर के काटने से बचना, और नंबर 2, मच्छर की अफजाइश को रोकना, यानी उसके पैदा होने, उसके पलने बढ़ने से उसको रोकना। तो ये दो बुनियादी इक़दामात हैं जो कि प्रिवेंशन यानी बचाव के ज़िम्मे में आते हैं। सबसे पहला है कि इनडोर रेजिडुअल स्प्रे। स्प्रे किसी भी कंपनी का करें, लेकिन स्प्रे इनसाइड हाउस, घर के अंदर स्प्रे, और ये हफ्ते में 2 से 3 बार होना चाहिए बिफोर ट्रांसमिशन पीरियड। ट्रांसमिशन पीरियड जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले, तो ये इसका ट्रांसमिशन पीरियड है। तो इससे पहले आप स्प्रे करते हैं ताकि वो इस टाइम को अवेल ना करे, या आपसे पहले ही आप उसको तलफ कर चुके हो, यानी काटने के वक्त से पहले आपने स्प्रे करना है। तो ये मुख्तलिफ कंपनियों का स्प्रे है, मैंने मास्क किया हुआ है, लेकिन बहरहाल किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कीजिए। स्प्रे स्पेसेस, फिर क्लोज स्पेसेस जो हैं, यानी जो बंद कमरे हैं, जो बंद जगह हैं, उनको आप स्प्रे करें, जिसको स्पेस स्प्रे बेसिकली कहा जाता है। घर के अंदर स्प्रे हफ्ते में 2 से 3 बार, और ये लाजमी तौर पर उस ट्रांसमिशन पीरियड में किया जाए जो कि सूरज तुलू होने से 2-3 घंटे पहले है और सूरज गुरूब होने के 2-3 घंटे पहले है। अब थर्मल फॉग, यानी जो फॉग स्प्रे होता है वो अमूमन आउटब्रेक्स, यानी जब वबा फूटती है तो फिर गवर्नमेंट की सतह पे होता है, तो ये फॉग स्प्रे होता है। तो ये उन जगहों पे जहाँ पे अफजाइश के ज़्यादा चांसेस हों वहाँ पे ये किया जाता है वबा की सूरत में। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स या क्रीम इस्तेमाल करें, यानी जो आपके एक्सपोज पार्ट हैं जिनके ऊपर कवर नहीं है उनके ऊपर मच्छर भगाने वाला तेल या क्रीम इस्तेमाल करें, वो किसी भी कंपनी का हो। फिर मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल करें या वेपर मैट्स,
मॉस्किटो मैट इस्तेमाल करें, या इलेक्ट्रिक रिपेलेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक किलर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। मच्छर भगाने वाले कॉइल और मैट्स, इनका इस्तेमाल किया जाए। फिर प्रोटेक्टिव ड्रेस। प्रोटेक्टिव ड्रेस का मतलब है कि हिफाजती लिबास, यानी आप पूरे आस्तीनों वाली कमीज पहने, जराबें पहने, यानी अपने आप को कवर रखें। और अगर फेस और नेक आपका एक्सपोज है तो उसके ऊपर आप कोई रिपेलेंट क्रीम या कोई रिपेलेंट लोशन, एंटी मॉस्किटो, वो लगा लीजिए। फिर वायर गाज डोर्स एंड विंडोज, जिसका मतलब है कि जाली वाले दरवाजे और खिड़कियां, ताकि मच्छर बाहर से अंदर दाखिल ही ना हो। फिर मॉस्किटो नेट, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में मच्छर है और आप सस्पेक्ट करते हैं कि इस एरिए में, तो आप फिर सोने वाले बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट लगा के सोएं, मच्छरदानी लगा के सोएं। फिर वबा के दिनों में आप अवॉइड ओपन एरियाज ड्यूरिंग आउटब्रेक, यानी वबा के दिनों में खुली जगहों पे जाने से परहेज करें, क्योंकि ये खुली जगहों पे खड़े पानी में पलता बढ़ता है, और अगर आप खुली जगहों में जाएंगे, आपके हिफाजती लिबास में उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो मच्छर आपको काट सकता है। गेट रिड ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, तो ये अब दूसरा बचाव का तरीका आ गया, यानी मच्छर की अफजाइश की जगहों का ही खात्मा करें। पहले हमने डिस्कस किया है कि उसके काटने से बचाव का क्या तरीका है, अब ये दूसरा हिफाजती कदम है कि मच्छर की अफजाइश की जगहों का ही खात्मा किया जाए। तो अमूमन ये स्टैंडिंग वाटर में होता है। कवर ऑल वाटर टैंक्स एंड स्टोरेज प्लेसेस, यानी ऐसी जगह जहां पे पानी आपने जैसे बाल्टी में, टब में रखा हो, तो उनको कवर करके रखें। और फिर जो भी स्टोर करने की जगह उनको कवर करें, और जो ड्रेन है, पानी खड़ा हुआ है तो उसको गिरा दें। ड्रेन वाटर फ्रॉम द फ्लावर पॉट्स एंड वॉजेस, फूलों वाले गमलों और दूसरे गमलों में पानी को खड़ा ना होने दें। फिर कटिंग ऑफ बुशेस एंड हेजेस, झाड़ियों की कटिंग करवाएं, क्योंकि ये अगर झाड़ियां बेहंगम तरीके से बड़ी होंगी तो उनके अंदर ये छुप के बैठा होता है, और ये अंधेरे में और शेडी एरिया में ये अपने आप को महफूज जगह में छुपा लेता है। टायर, गेट रिड ऑफ ओल्ड टायर्स, अगर ओल्ड टायर, हमारी आदत है कि गाड़ी का पुराने टायर उनको अब रख लेते हैं, काम आएगा, किस काम आएगा, वो बस पड़े रहते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और उसमें फिर मच्छर जो है वो अंडे देती हैं और लार्वा बनता है मच्छर। तो पुराने टायर तलफ करें। अब ये देखें, कनाली है और मच्छर जो है उसके ऊपर तैर रहा है, यहाँ पे वनडे देगा, लार्वा होंगे वो। तो इस तरह डू नॉट अलाउ टू एक्यूमुलेट वाटर, छोटे छोटे बर्तन होंगे, गमले होंगे, कनाली होगी, वो इर्द गिर्द आपकी पड़ी होगी, बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो गया होगा, तो आप उसको मत इकट्ठा होने तो गानी, घर के अंदर या बाहर कहीं भी छोटे छोटे बर्तन, पॉट या कनाली या गमले, उनके अंदर पानी ना खड़ा होने। और अगर पानी खड़ा है तो ग्रेन्यूल मिलते हैं, लार्वा को मारने वाले दानेदार एक जहर मिलता है, वो आप डाल दें। जैसे आपने गमलों को पानी देना है, फ्लावर है, आपने पानी ज़रूर देना है, तो आप उसमें ग्रेन्यूल डाल दें। वो दानेदार जहर होता है, और अगर पानी होगा भी तो उसमें फिर मच्छर लार्वा वो पल नहीं सकेगा। फिर घर के इर्द गिर्द का माहौल साफ रखें, यानी झाड़ियाँ काटें, पानी ना इकट्ठा होने दें और बिल्कुल साफ माहौल रखें। तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद होगा आपके लिए मच्छर की हिफाजत। ये जो अहम नुकात हैं उसके बारे में बात करेंगे, डू एंड डोंट्स, यानी क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इन अहम नुकात की आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि डेंगू इज अ फ्लू लाइक वायरल डिजीज है, जैसे आम खांसी नजला होता है, ये उसी तरह की एक वायरल इन्फेक्शन की डिजीज है। ये वायरस है और इस मच्छर, यानी ये मखसूस मच्छर है एडिस इजिप्टाई, और उसकी मादा में खसूसियत है कि वो जब वायरस उसके जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है तो 7 से 10 दिन कर उसके अंदर, जिस्म के अंदर, उस मच्छर के जिस्म के अंदर ग्रो करता है, और उसके बाद फिर वो इंसानों के अंदर काटने से मुंतकिल करता है। तो डेंगू जो अलामत आती हैं बिल्कुल फ्लू की तरह की वायरल इन्फेक्शन की अलामत आती हैं।
पहली दफा मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि पहली दफा ये 1950 की दिहाई में ये शिद्दत के साथ फैला था। अब इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ मॉस्किटो से मुमकिन है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, मतलब ये कि मच्छरों के काटने से ही फैलता है, कोई और जरिया नहीं है। तो डेंगी वायरस एक मखसूस फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसके 4 अकसाम है। इस वायरस की 4 अकसाम, डेंगी वायरस 1, डेंगी वायरस 2, डेंगी वायरस 3 एंड डेंगी वायरस 4। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ मच्छर के काटने से ही मुंतकिल होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी इंसान से इंसान किसी जरिए से ये मुंतकिल नहीं हो सकता। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसानों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। सिर्फ बीमार इंसान को जब मच्छर काटेगा तो मच्छर के अंदर वायरस दाखिल हो जाएगा, उसके अंदर फिर 7 से 10 दिन का ग्रो करेगा। अब ये बीमार मच्छर वायरस जो कंटेन कर रहा है, ये जब अगले इंसान को काटेगा तो उसमें वायरस मुंतकिल करता है। इंसानों से इंसानों में नहीं मुंतकिल होती, ये मच्छर के काटने से वायरस मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान। इसलिए जिस इंसान को डेंगी हो जाए, देयर इज नो नीड टू आइसोलेशन, यानी डेंगू के मरीज को अलहदा करने की जरूरत नहीं है कि जैसे खांसी नज़ला, उसके उन रतूबतों में ये वायरस खारिज नहीं होता, ना मुंतकिल हो सकता है। अब ये डेंगू वायरस एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी वक्त मुंतकिल होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली मुंतकिल नहीं होता, सिर्फ मच्छर के काटने से होता है। इसी तरह ये एक शहर से दूसरे शहर में या एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी वक्त मुमकिन है कि जब एक डेंगू ज़दा बीमार आदमी ट्रेवल करके दूसरी जगह जाएगा और वहां के मच्छर जब उसको काटेंगे तो फिर वहां पे फैलाने का सबब बनेंगे। तो डेंगू इज frequently transported from one place to another by the infected travelers। अब इसमें जो बहुत अहम नुक्ता है कि ये अमूमी तौर पर तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, बुखार होता है, फ्लू होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये शिद्दत भी इख्तियार कर लेता है, तो उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं और ये एक खतरनाक और जानलेवा किस्म होती है जिसकी मोर्टेलिटी बड़ी हाई है, यानी शरह मौत बहुत हाई है। अब पांचवा जो आम नुकता है कि इसकी कोई मखसूस ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कोई मखसूस दवाई नहीं है इसकी। तो जब डेंगू की इलाज के लिए कोई मखसूस दवाई नहीं है तो हमें किसी एंटीबॉडी की तरफ, किसी वैक्सीन की तरफ, किसी एंटीबायोटिक की तरफ ज़रूरत नहीं है। फ्लू लाइक सिम्टम है, हाँ हमने ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना है। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा क्या अलामात होती हैं और क्या हमें अद्वियात इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन डेंगू की कोई मखसूस दवाई नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अक्सर सवाल किया जाता है जी डेंगू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन लगवा दें, कोई वैक्सीन नहीं है, ये याद रखें कि डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, जिस इंसान को डेंगू हो जाए, आफ्टर रिकवरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज डेवलप्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस, यानी उस मखसूस वायरस जिसने उसको इंसान को इन्फेक्ट किया, वो डेंगू 1 है, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, 4 अकसाम का है, तो उस मखसूस वायरस के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत बन जाएगी और वो ताहयात रहती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अब अगर किसी को डेंगू 1 वायरस हुआ है तो डेंगू 2 वायरस उसको अटैक नहीं करेगा, नहीं। वो डेंगू 2 वायरस अगर आता है तो दोबारा डेंगू होने का चांस, यानी 4 वायरस हैं तो 4 दफा डेंगू होने का एहतमाल होता है अगर ये वबा फैलती है डिफरेंट वायरस से। और एक वायरस की जो एंटीबॉडीज हैं वो दूसरी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। इसलिए ये सबसे अहम है कि जिसको एक दफा डेंगू वायरस की इन्फेक्शन हो जाए, दोबारा से अगर खुदा ना खास्ता उसको डेंगू होता है किसी दूसरी टाइप से, तो वो बड़ी खतरनाक हालत में तब्दील हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका है उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि दोबारा इसमें मुब्तला ना हो।
सबसे अहम जो 7वां पॉइंट है हमारा अहम नुक्ता कि हमें फोकस ऑन प्रिवेंशन, हमें तमाम तर तवज्जो बचाव की तरफ जाना है ताकि मच्छर हमें काटे ही ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचाव पे तवज्जो दी जाए। हाँ, इसके बारे में लिबास है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके काटने का अमल यूजुअली सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले, तो ये डे टाइम बाइट करता है। तो जब आउटब्रेक हो यानी वबा की सूरत हो तो आप बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो फुल स्लीव, पूरे आस्तीनों वाले बाजू पहने, जराबे पहने, और एंटी मॉस्किटो जो रिपेलेंट क्रीम है या लोशन है वो लगा के जाएं जो एक्सपोज पार्ट्स हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एहतियात करनी है कि मच्छर हमें काटे ही ना। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक मच्छर हमें काटे ना, और दूसरा हमारा बचाव का तरीका है कि जिस जगह पे मच्छर अफजाइश पाता है उस जगह को तलफ किया जाए, पानी खड़ा ना होने दिया जाए, छोटे छोटे गमलों में, पॉट्स में। तो ये एहतियातें हैं जो कि बहुत जरूरी है। जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहने जब बाहर जाए। मैं बात करूंगा सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, कि डेंगू बुखार की अलामात क्या होती हैं, और ये सिम्टम अमूमी अलामात यानी माइल्ड सिम्टम टू शदीद सुवियर अलामात कैसे जाहिर होती हैं। बिकॉज जो शदीद अलामात हैं, जो जिनको सवियर सिम्टम्स कहते हैं, एक तो उनमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी मरीज शॉक में चला जाता है, बेहोशी, नीम गशी में चला जाता है। और दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, नाक से खून, मसूड़ों से, पखाने के रास्ते, यानी किसी भी सूरत में खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी शदीद किस्म है। अमूमन 4 में से 1 शख्स, 1 out of 4 विल गेट सिक, यानी 4 में से 1 को बीमारी लाक होगी। और सिम्टम यानी अलामात कैन बी माइल्ड टू सीवियर, अलामात मामूली अलामात से शदीद अलामात भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे अहम जो है कि शदीद अलामात जो है, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, खतरनाक है। इसलिए हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा इसका ख्याल करना है, हिफाजत करनी है ताकि हम इससे महफूज रह सकें। अब माइल्ड सिम्टम ये फ्लू की तरह आते हैं, जैसे फ्लू आता है बिल्कुल इसी तरह के अलामात आते हैं। यूजुअली दे आर कंफ्यूज्ड विद अदर इलनेस, ऐसे लगता है जैसे हमें कोई और बीमारी हो गई है, फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया। कॉमन सिम्टम अमूमन जो अलामात आती हैं वो ये पिक्चर में शो कर रहा है कि आई एक्स है, बॉडी एक्स है, हेड एक्स है, मस्कुलर पेन है, बोन पेन है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तफसील से हम आगे बात करते हैं। तो ये भी एक चार्ट की शक्ल में बताया गया है कि ये अमूमी अलामात हैं, फिर क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है, फिर रिकवरी फेज क्या होती है। तो इस पे हम आगे बात करें। सबसे पहले जो होता है कि सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, अचानक तेज बुखार आ जाता है, और ये बुखार की शिद्दत 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चली जाती है। यानी एक तो बुखार अचानक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अलामत के, क्योंकि जैसे हमारी मेडिकल की इस्तिलाह में या तिब की इस्तिलाह में बुखार एक अलामत है, सिम्टम है किसी ना किसी एरिया की इन्फेक्शन की। जैसे अमूमी तौर पे जब लोग बीमार होते हैं तो अक्सर औकात गले की बीमारी होती है, पेट की बीमारी, पेशाब की, उन जगहों की इन्फेक्शन के साथ बुखार होता है। लेकिन इसमें अभी कोई भी अलामत नहीं आ रही होती, लेकिन एकदम से तेज बुखार, और जिसमें सबसे अहम वक्त सर्दी शदीद लगती है, ठीक है, और ये बुखार 103 104 तक चला जाता है। और फिर 103 104 ये 7 से 10 दिन तक रहता है। तेज बुखार 3 से 7 दिन तक रहता है। और सीवियर हेडेक यानी शदीद सर में दर्द होता है, ये दूसरी अलामत है। अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द,
फिर आंखों के पीछे रीट्रो ऑर्बिटल स्फीयर पेन, यानी आंखों के पीछे शदीद दर्द और खिंचाव सा महसूस होता है। फिर स्फीयर मस्कुलर पेन, चौथी अलामत, यानी पट्ठों में शदीद दर्द होती है। और जॉइंट पेन, बोन पेन, इसको बोन ब्रेकिंग पेन्स कहते हैं, यानी हड्डियों को तोड़ने वाली दर्द। दर्द इतनी शदीद होती है कि जैसे हड्डियां चिटक रही हैं, टूट रही हैं, इतनी शदीद दर्द होती है। फिर मतली, नोजिया एंड वॉमिटिंग, छठा इसकी अलामत है कि नोजिया और वॉमिटिंग। और मतली और के आ जाना, ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अलामत है। फिर जब और मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो रैश बनता है, बारीक दाने दाने जैसे पित्त की तरह दाने होते हैं, उस तरह के रैश निकल आते हैं, रेड रैश अपीयरेंस, इस तरह की शक्ल में। तो ये सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक माइनर किस्म की हेमरेज होती है, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट है। प्लेटलेट को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट की मिकदार कम हो जाती है। तो प्लेटलेट बेसिकली क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। जब प्लेटलेट कम होती है तो फिर ब्लीडिंग की अलामत आती है। तो ये पहली अलामत है कि सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाती है। अब शदीद अलामत क्या? पहले हमने जो अलामा डिस्कस करी वो उमूमी अलामत है, यानी फ्लू की तरह अलामत आती हैं, जैसे नज़ला आता है, शदीद बुखार शुरू हो जाता है, सर में दर्द शदीद होगी, पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मतली और कैं। अब शदीद अलामत क्या होंगी? डेंगी शॉक सिंड्रोम, यानी मरीज पर गशी तारी होना शुरू हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, इसको डेंगी शॉक सिंड्रोम कहते हैं, बेहोशी हो जाना। फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है डिफरेंट वायरसेस से, क्योंकि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त और होती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दूसरी इन्फेक्शन हो जाने का। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम अदर वायरसेस होने का चांस बढ़ जाता है, यानी दूसरे वायरस से इन्फेक्शन हो जाती है। फिर इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि खून की नालियों से पानी का इखराज शुरू हो जाता है। नॉर्मली पानी खून की नालियों के मसाम ऐसे होते हैं कि जब पानी फिल्टर होता है तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो इस तरह से नुकसान ज़्यादा हो जाती हैं कि उनमें से पानी जब खारिज होता है तो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए फेफड़ों में पानी, आंतों में पानी, पेट में पानी, तो ये इसकी एक पेचीदगी वाली हालत है। फिर मायोकार्डियल डिसफंक्शन, जिसका मतलब ये है कि दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ये वायरस जब शिद्दत इख्तियार करता है तो दिल के पट्टों को कमजोर कर देता है, जिससे फिर दिल के आर्जा में लाहिक हो जाने का खतरा हो जाता है। फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, और ये पानी की कमी एक शदीद अलामत की तरफ तवज्जो दिला रही है। एक तो मतली और कै की वजह से, दूसरे तेज बुखार की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है, और दूसरे वॉमिटिंग में ज़ाय हो रहा है, तो इसलिए पानी की शदीद कमी लायक हो जाती है। इसलिए इनके मरीजों को पानी पीने की हिदायत की जाती है, फ्लूइड ज़्यादा लें। आप वो फ्लूइड में सादा पानी, नींबू का पानी, ग्लूकोज पिए, लेकिन जो सेब का जूस, नींबू डाल के वो नहीं करना, वो इरिटेट करेगा स्टमक को, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। हाँ, वैसे फल खाएं, वैसे फल का जूस, लेकिन ये बहुत ज्यादा उसमें डाल के, नींबू डाल के खट्टा करके वो फिर और पेचीदगी होती है। अब ये अगली किस्म है डेंगी हेमरेजिक फीवर, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग नाक से शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग मसूड़ों से शुरू हो जाती है। तो शदीद डेंगी में खून बहने का ये एक शदीद उसका रद्द अमल होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। सो ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, गम्स, नोज, माउथ, स्टूल, पखाने के रास्ते। तो ये एक शदीद डेंगू की अलामत है कि नाक, मुंह, मसूड़ों से खून का बह जाना। यानी डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर, यानी तशखीस कैसे की जाए, डेंगू की तशखीस। तो बुनियादी तौर पे डेंगू टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। सबसे अहम जो टेस्ट है वो सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के तमाम जर्रों का मुकम्मल तादाद मालूम की जाए। तो इसके अलावा दूसरे भी ब्लड के टेस्ट होते हैं। जब हम ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें फिर हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और दूसरे सेल्स को भी देखते हैं। तो
खून के टेस्ट जो किए जाते हैं उसमें उसके बाद आ जाता है पीसीआर, यानी वायरस की पीसीआर टेस्ट एक मखसूस टेस्ट होता है। ये ऊपर बाएं तरफ आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, ये बेसिकली एक फोटोग्राफ है उस प्रिंट की जो कि पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट, यानी ब्लड में पीसीआर के जरिए वायरस की तशखीस कर लेते। तो पीसीआर से साबित हो जाता है कि वाकई ये वायरस डेंगू वायरस है, तो ये कंफर्म करता है इस टेस्ट को। फिर डिटेक्शन ऑफ डेंगू एंटीबॉडीज, यानी हमें अगर वायरस नहीं मिला तो डेंगू की मखसूस एंटीबॉडीज हैं जो कि ब्लड के अंदर हमने तशखीस के लिए दरियाफ्त कर ली। तो ये डेंगू एंटीबॉडीज मखसूस एंटीबॉडीज होती हैं जिनको हम आईजीजेम, आईजीएम और आईजीजी कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक डेंगू एंटीजन होते हैं जो कि डेंगू एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसलिए हर इन्फेक्शन अपनी मखसूस एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इन मखसूस एंटीबॉडीज के मालूम होने से पता चल जाता है कि डेंगू वायरस जिस्म में आया था और जिस्म ने उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बना लिया। तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी से भी हम तशखीस कर लेते हैं कि डेंगू की इन्फेक्शन हुई थी। तो ये मखसूस डेंगू एंटीजन टेस्ट से हम एंटीबॉडी टेस्ट से तशखीस कर लेते हैं। फिर चौथा टेस्ट है WBC काउंट, यानी वाइट ब्लड सेल्स का काउंट। खून के सफ़ेद जो जर्रे हैं उनका काउंट किया जाए वो कितना होता है। तो नॉर्मल काउंट जो होता है वो 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। हर इंसान में 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। तो जब इन्फेक्शन होती है तो ये 11,000 से बढ़ जाता है। और डेंगू की सूरत में ये वाइट ब्लड सेल काउंट है, ये 4,000 पर माइक्रोलीटर से नीचे आ जाता है, इससे भी कम हो जाता है। फिर प्लेटलेट काउंट करते हैं, ये पांचवा टेस्ट है। प्लेटलेट्स बुनियादी तौर पे इसका खून के जमने में एक रोल होता है। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल जो तादाद है ये 150,000 टू 450,000 पर माइक्रोलीटर होती है, और ये तादाद कम होके 1,000,000 यानी 100,000 पर माइक्रोलीटर पे आ जाती है, और इससे भी कम हो जाती है। आपने सुना होगा जब उसके 100 से नीचे आ गए, 50 रह गए हैं, 20 रह गए हैं, तो 20 नहीं होता है एक्चुअली, वो 20,000, 100,000 पर माइक्रोलीटर होता है। बहरहाल इसका कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, जो कि ब्लीडिंग की तरफ इंसान को लेके जाता है। फिर हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट, राइज ऑफ हेमाटोक्रिट मीन के हेमाटोक्रिट का बढ़ जाना, उर्फे आम में समझ लें कि खून का गाढ़ा हो जाना। तो हेमाटोक्रिट क्या है? ये बेसिकली रेशो है रेड ब्लड सेल की टू टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो जब ये रेशो डिस्टर्ब हो जाती है 5 से 10%, ये जब बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। एक तरफ डिहाइड्रेशन हो रही है वॉमिटिंग से, दूसरी तरफ हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, प्लेटलेट ड्रॉप हो रही है, WBC ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए कितनी ब्लड के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। फिर आ जाते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट में। डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाए? अब ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि जैसे हम कहते हैं या कहा जाता है कि ये डेंगू बुखार का कोई मखसूस इलाज नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कोई इन्फेक्शन हुई तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो जी इसी तरह वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी तरह डेंगू की भी कोई मखसूस ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसका इलाज ना किया जाए। आपने अलामात के मुताबिक ट्रीट करना है, जिसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कह देते हैं कि अलामत के ऊपर इलाज करना। बुखार हुआ, बुखार का ट्रीटमेंट कर लिया, दर्दें हुई, दर्दों का ट्रीटमेंट कर लिया। तो बेसिकली डेंगू का इलाज ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना। विजिट टू योर डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वो आपकी अलामात को जल्दी पिक कर लेगा कि खुदा ना खास्ता आप खतरनाक कंडीशन की तरफ तो नहीं जा रहे।
तो इसलिए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाना जरूरी है। वो बेसिक बुनियादी टेस्ट कर लेंगे जिससे आपकी तशखीस में मदद होगी, प्लस ये मालूम होगा कि आपका मर्ज खतरनाक सूरत तो नहीं इख्तियार कर रहा। फिर अगला स्टेप आ जाता है बेड रेस्ट। मुकम्मल बिस्तर पे आराम कीजिए। मुकम्मल आराम करने से सेहत जल्दी इंप्रूव होती है इस बीमारी में खासकर। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अब जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे फ्लूइड पानी है, ग्लूकोज मिला पानी है, शरबत है, स्कंजबीन है, दूध 7 अप है, कोई भी फ्लूइड है। क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो रही है, हेमाटोक्रिट भी बढ़ रहा है, तो हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते जाना। तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि जी आप सेब का जूस निकाल के नींबू डाल के उसको इस कदर खट्टा कर ली कि आपका गला खराब हो जाए, मैदा डिस्टर्ब हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, तो आप उस तरफ मत जाए। पपीते के पत्ते, फलाने पत्ते, ये वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक होना होता है, इसने किसी टोटके से नहीं ठीक होना। हाँ, आप टोटका ये है कि फ्लूइड पिए, और सबसे आम जो है वो पानी है, सादा पानी पिए, ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। अगला स्टेप है टेक मेडिसिन टू रिड्यूस फीवर, यानी ऐसी अद्वियात लीजिए कि आपका बुखार कम हो। और बुखार कम करने वाली अद्वियात में सबसे अहम रोल पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल किसी भी कंपनी की हो, पालकोल हो, पेनाडोल हो, लेकिन बुनियादी तौर पर उसमें पैरास्टामोल है, तो आप पैरास्टामोल लीजिए। फिर हमने जो बिल्कुल नहीं करना, कि डू नॉट टेक एस्प्रिन और ब्रूफिन। ये सबसे अहम है कि बुखार कम करने के लिए सिर्फ आप पैरास्टामोल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एस्प्रिन और ब्रूफिन का कतई इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एंटी प्लेटलेट है। तो आपके पहले ही प्लेटलेट कम हो रहे हैं, ब्लीडिंग शुरू होने के चांसेस है, तो इसलिए एस्प्रिन और ब्रूफिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना। फिर सबसे आम है कि किस वक्त अस्पताल जाए। व्हेन रश टू हॉस्पिटल, जब हाई ग्रेड फीवर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, तेज बुखार 104 105 पे जा रहा, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, तो फौरी तौर पे आप जल्दी से यानी अस्पताल रिपोर्ट करें, रश करें अस्पताल। शदीद तेज बुखार जब कम ना हो रहा हो तो अस्पताल में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्लीडिंग कहीं से भी, नाक से, सूढ़ों से, या जिस्म के किसी और हिस्से से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो खुदा के लिए फौरन अस्पताल जाए, रश टू दी हॉस्पिटल, और अस्पताल जल्दी से रिपोर्ट कीजिए। फिर फेटेलिटी रेट, यानी शरह अमवात इस बीमारी की 1%। जैसे पिछले लेक्चर्स मैंने बताया कि हर 4 अशखास में से जिनमें वायरस दाखिल होता है, एक बीमार होता है। 4 में से एक बीमार हुआ, और फिर उन बीमार होने वालों में से 1% फेटेलिटी यानी सीरियसनेस की तरफ जाती है, और वो फिर मौत भी हो सकती है। 100 में से एक, यानी 1% इसमें शरह मौत है, जो कि काफ़ी हाई है। रिकवरी 99%, 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाती है। 99% लोग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर 99% ठीक हो जाती है बगैर किसी इलाज के, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम इलाज ना करें, डॉक्टर को रिपोर्ट ना करें, अस्पताल ना जाएं। अब इन 4-5 लेक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि आपको पता करें, मालूम करें, समझाने की कि डेंगू होता क्या है, किस वायरस से होता है, मच्छर कैसे इसको फैलाता है। ये इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, मच्छर ही वाहिद जरिया जो कि मुंतकिल करता है। अगर इसका इलाज नहीं है तो, लेकिन इलाज अलामात का भी करना है। किस वक्त ये सीधे सूरत खाल इख्तियार करता है, कब हमें अस्पताल रिपोर्ट करना है। तो ये वीडियोज़ अगर पसंद करें, पसंद आएँ, तो इनको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है, दूसरों इसका नफ़ा पहुंचेगा तो आपको भी इसका अल्लाह ताला अजर देगा, मुझे भी अजर देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये डेंगू के ऊपर आखिरी लेक्चर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं कोरोना और डेंगू का एक काबिली जायजा पेश करना चाह रहा हूँ।
ताकि हमें मालूम हो कि ये दोनों बीमारियों में क्या मुमासलत है और क्या इनमें मुख्तलिफ क्या चीज़ें। सबसे पहले तो ये चीज़ दोनों में मुमासलत है, यानी एक जैसी है कि ये दोनों वायरल बीमारी है, यानी इनका मूजब वो बुनियादी तौर पे वायरस है। और जो कोरोना वायरस है, जैसे हमें मालूम हुआ था कि ये चाइना के किसी शहर में पोल्ट्री की मार्केट से शुरू हुआ और वहां से इंसान में मुंतकिल हुआ और फिर ये एक इंसान से दूसरे इंसानों में पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह डेंगू जो था ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी ऐसे जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है और मौसम गर्म मरतूब होता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर ज्यादा परवरिश पाता है। और ये मशरक़ बईद जैसे थाईलैंड और उस तरह के ममालिक में ये ज्यादा पाया जाता था, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और वहां से ये तकरीबन 4-5 साल पहले जब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया तो बुनियादी तौर पर ये टायर इंपोर्ट होते थे, और चूंकि टायरों में जब पानी बारिश का खड़ा होता है या वैसे पानी खड़ा होता है तो उसमें इसका लार्वा परवरिश पाता था। तो ये एक कयास है कि ये जब टायर इंपोर्ट हुए थे थाईलैंड से तो उनमें ये लार्वा आया पाकिस्तान में, और फिर वहां से ये मच्छर जो मखसूस मच्छर है, तो बुनियादी तौर पे ये एक मखसूस मच्छर है जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं, और उसका ये जो फीमेल है, मादा जो है, वो उसको ट्रांसमिट करती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को काटती है तो ये वायरस मुंतकिल करती है। तो कोरोना वायरस बुनियादी तौर पे हैवानों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और उसके बाद इंसानों से इंसानों में आगे चलता गया, जबकि डेंगू वायरस बुनियादी तौर पे ये मच्छरों से इंसानों में, और फिर इंसानों को जब अगला मच्छर काटेगा तो फिर अगले इंसानों को मुंतकिल करेगा। यानी कोरोना की बीमारी इंसानों से इंसानों को लग सकती है, जबकि डेंगू का मर्ज इंसानों से इंसानों को मुंतकिल नहीं हो सकता। इसीलिए हम कोरोना के मरीज को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि उसके सांस के जरिए, बुखारात के जरिए वायरस मुंतकिल होगा अगले इंसान की तरफ। लेकिन डेंगू के मरीज को हम आइसोलेट नहीं करते, उसको सिर्फ हम कवर करते हैं ताकि उसको मच्छर ना काटे, लेकिन उसके सांस के जरिए ये वायरस नहीं फैलेगा। अब दूसरी ये है कि ये दोनों जानलेवा है, कोरोना भी जानलेवा है और डेंगू भी जानलेवा है, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। फिर कोरोना को तो हम एक स्टैंडर्ड एसओपीज के जरिए कंट्रोल करते हैं। एक तो हम मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और समाजी फासले को बरकरार रखें, और तीसरी उसकी बचाव की जो है कि वैक्सीन लगवाएं। तो उस वक्त तक जब तक पूरी दुनिया की आबादी या तो वैक्सीन लगवा ले या कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तब ये पूरी दुनिया से इसका तदारक मुमकिन है। तो इसलिए जब तक ये सिलसिला वैक्सीन का नहीं मुकम्मल होता उस वक्त तक ये चलता रहेगा। लेकिन जो डेंगू वायरस है इसको हम लिमिट इसलिए कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो मच्छर को काटने ना दिया जाए, यानी आप मॉस्किटो स्प्रे करें, मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें या फॉग स्प्रे करें ओपन एरियाज में, तो ये वो तरीका होगा कि मच्छर तलफ हो जाएंगे, आप तक उनकी रसाई नहीं होगी, वो आपको काट नहीं सकेंगे। और दूसरा तरीका है कि जहां वो परवरिश पाते हैं, जैसे मैंने अपने डेंगू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये खड़े साफ पानी का मच्छर है, तो जहां जहां पानी खड़ा होगा, साफ पानी होगा, वहां इसका मच्छर परवरिश पाएगा। तो इसलिए अगर हम पानी खड़ा ना होने दें या पानी खड़ा है तो उसमें लार्वा मरने वाली अद्वियात डाल दें, तो हम इसका तदारक कर सकते हैं। उसके बाद अगली अलामात की तरफ आती है। अब दोनों में, कोरोना में भी और डेंगू में भी अलामात फ्लू की तरह ही आती है। कोरोना शुरू में बिल्कुल फ्लू की तरह अलामात आएंगी, नज़ला, जुकाम, खांसी, और फिर वो खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और फिर वो नीचे फेफड़ों तक चली जाएगी और फिर ऑक्सीजन की सैचुरेशन मुतासर होगी, जिससे फिर सांस के मसाइल पैदा होंगे। जबकि डेंगू जो है
ये भी फ्लू की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें इतने फ्लू के अलामात नहीं आते। इसमें शदीद तेज बुखार एकदम से आ जाता है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, और सर में दर्द शदीद होता है, आंखों में दर्द होता है, पट्ठों में शदीद दर्द होता है, और हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है जैसे हड्डियां टूट रही। तो इसलिए ये दोनों में अलामात में फर्क है। जो डेंगी है वो 3-4 दिन तक शिद्दत दिखाएगा, और उसके बाद 7 से 10 दिन में वो खुद ही खत्म हो जाएगा। और जो कोरोना है वो तकरीबन 14 दिन तक उसकी अलामात चलती हैं। उसमें भी शुरू में बुखार ज़्यादा तेज़ होगा, और दरमियान में 7 से 10 दिन तक ये माइल्ड सिम्टम आएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अब दोनों में, डेंगी में भी और कोरोना में, अलामात वेरी करती हैं फ्रॉम नो सिम्टम टू कंप्लीट फुल फ्लैशेस तक सिम्टम। यानी या तो बिल्कुल ही अलामत कोई नहीं आएगी, हल्का फुल्का बुखार हुआ कोरोना में और बगैर किसी अलामत के गुजर गया, और इसी तरह डेंगी में हल्का फुल्का बुखार हुआ और वो गुजर गया। लेकिन इसकी शिद्दत वेरी कर सकती है, शदीद भी हो सकता है और वो माइल्ड भी हो सकता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमें एहतियात क्या करना, तो दोनों में एहतियात, दोनों की अपनी अपनी एसओपीज है। कोरोना की एसओपीज है कि हम या तो वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासला रखें, मास्क लगाएं, और अपनी आदत बना लें, हैबिट बना लें। इससे मास्क लगाने से, देखिए मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जब हम पिछले साल पूरी तरह मास्क के ऊपर लगाने के ऊपर अमल कर रहे थे, तो ये सर्दियों के सीजन में या नवंबर दिसंबर में बिल्कुल नज़ला जुकाम का कोई मरीज नहीं आता था। फिर हमने खाने पीने की एहतियात की, बाहर से हम नहीं खाते थे, तो कोई पेट के अमराज का पेशेंट नहीं आया। लेकिन इस साल चूंकि फिर हमने एसओपी छोड़ दी है, अब वही नज़ला जुकाम और पेट खराब के मरीज आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि साथ अब इस सीजन में हमारे मुल्क में, लाहौर में पर्टिकुलरली, क्योंकि कोरोना के मरीज जरा कम हो गए हैं, लेकिन डेंगी फैल गया है। तो डेंगी की अलामात में भी मतली, के आना, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, वो भी अलामात मिल जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेंगी में जब हम ब्लड पिक्चर करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोरोना में ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कोरोना में तो हम पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, एक तो ब्लड का टेस्ट होगा और दूसरा फिर पीसीआर जो नाक में से जरासीम लेके, वायरस लेके ग्रो करती है। लेकिन डेंगी के लिए जब हम करेंगे, एक तो सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट पिक्चर होती है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल भी कम हो जाएंगे, और ब्लड के अंदर कोरोना की भी आपको एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, डेंगू की भी एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। तो ये मखसूस पीसीआर टेस्ट होते हैं दोनों के, तो इसलिए उससे भी तशखीस हो सकती है। अब इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ अद्वियात कोरोना में एंटीवायरल दी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है और शदीद जानलेवा होता है, इसलिए उसमें पैरास्टामोल बुखार कम करने के साथ साथ एंटीवायरल ड्रग और दूसरी अद्वियात भी दी जाती है। लेकिन डेंगू चूंकि उतना ज्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करता, यानी उतना ज्यादा जानलेवा नहीं है जितना डेंगू है, इसको सिर्फ हमारा यही असूल होगा कि हम बुखार को कंट्रोल रखें, पैनाडोल, पैरास्टामोल वगैरह लेके रखें। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो एंटी प्लेटलेट है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्लूइड का इस्तेमाल करें ज्यादा, और वो फ्लूइड निम्कोल की शक्ल में ग्लूकोज का पानी है। जूस पिए या फ्रेश जूस पिए, फलों के जूस पिए, फल इस्तेमाल करें, और ग़िज़ा जो मर्जी इस्तेमाल करें। अब जैसे है जी पपीते के पत्ते डेंगू में, जी सेब का जूस नींबू डाल के, तो इनका कोई रोल नहीं है। वायरसेस हैं ये, खुद से इन्होंने 7 से 10 दिन में चले जाना है डेंगू वायरस ने, और इसलिए इसको सिर्फ हमने बुखार को कंट्रोल करना है, फ्लूइड ज्यादा देनी है, क्योंकि HCT यानी खून गाढ़ा हो जाता है, हेमाटोक्रिट खून का बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, फ्लूइड का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि वो खून पतला रहे और हमें मुश्किलात ना हो। तो ये एक तो मैंने चाहा था कि डेंगू और कोरोना के बारे में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बयान किए जाए, और साथ साथ एक एंड ऑफ लेक्चर, क्योंकि ये डेंगू का वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो एक दोबारा आगाही के लिए एक मैंने वीडियो तैयार की है। तो ये लाइक करें, पसंद आए तो आप दूसरों को शेयर करें, सदका जारिया के तौर पर। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी हिफाजत कीजिए, SOPs के अमल कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।